हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जीव विज्ञान प्राकृतिक जीके का जो जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है जैव विकास के प्रमुख सिद्धांत, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लैमार्कवाद या फिर उपार्जित लक्षण की वंशानुगति का सिद्धांत सन 1809 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक डी लैमार्क ने उनकी पुस्तक फिलोसोफिक जूलॉजिक में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इसके अनुसार वातावरण, आवश्यकता एवं उपयोग के आधार पर प्राणियों की संरचना में परिवर्तन हो सकते हैं तथा धीरे धीरे ये परिवर्तन जो है एक पीढ़ी से लेकर के दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत हो जाते हैं तथा नई जाति का विकास होता है। प्रमाण पक्ष में देख लेते हैं। पहला है जिराफ की गर्दन का लंबा और लंबे अग्रपाद होना ऊंचे पेड़ों की पत्तियों पर निर्भर रहने का कारण संभव हुआ है। दूसरा है सर्प की टांगों का लुप्त होना। बिल में रहने से टांगों का उपयोग कम होने से टांगें जो थी वो लुप्त हो गई हैं। तीसरा है जलीय पक्षियों की उंगलियों के बीच पादजा का विकास। चौथा है मांसाहारियों में तीखे नाखून नखर युक्त पंजों का विकास। अगला है जनन दर की निरंतरता का सिद्धांत। बीजमैन ने अपने प्रयोगों के आधार पर दिया है जनन दर की निरंतरता का सिद्धांत। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जनन दर जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता है। यह एक पीढ़ी से लेकर के दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है। विभिन्नताएं जनन द्रव्य द्वारा ही वंशानुगत होती है, अर्थात अगली पीढ़ी में जाती है। सिद्धांत का खंडन इसका बीजमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। बीजमैन नामक वैज्ञानिक ने किया। चूहों की 20 से 22 पीढ़ियों की पूंछ काट देने पर भी पूंछ समाप्त नहीं हुई। भारत में सदियों से कान व नाक छेदे जाते परंतु यह लक्षण वंशानुगत नहीं हुआ। निष्कर्ष यह निकलता है कि सभी उपार्जित लक्षण या फिर वातावरणीय विभिन्नताएं वंशानुगत नहीं होती हैं, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती हैं। प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत या फिर डार्विनवाद। तो ब्रिटिश प्राकृतिक वैज्ञानिक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन 1809 से 1882 ईस्वी में दिया था। 1859 में चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक में इस सिद्धांत को बताया है। डार्विन के प्रमुख विचार निम्न है। जीव जंतुओं में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, जीवन संघर्ष, अंतरा जातीय या तथा वातावरणीय। तीसरा है विभिन्नताएं। चौथा है योग्यतम का और पांचवा अनुकूल लक्षणों की वंशानुगति। छठवां है नई जाति की उत्पत्ति। इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्नता तथा अनुकूल लक्षणों के वंशानुगत हो जाने से प्रत्येक पीढ़ी जो है अपने पूर्वजों से विकसित, सुगठित एवं भिन्न होती है तथा धीरे धीरे नई जाति का विकास होता है। प्रकृति के अनुकूल परिस्थितियों में ही जीवन संघर्ष में जीवित रहते हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत। अगला है उत्परिवर्तनवाद। यह सिद्धांत जो है हालैंड के वैज्ञानिक ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। इसके अनुसार कुछ पादपों तथा जंतुओं में क्रमिक विकास नहीं होता, वरन उसमें अकस्मात ही परिवर्तन हो जाते हैं। जीन की संरचना में आए ये परिवर्तन एक पीढ़ी से लेकर के दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं एवं अचानक नई जाति का उद्भव होता है। जैव विकास एवं जैव विकास के प्रमाण। जैव विकास जो होती है धीमी गति से होने वाला क्रमिक परिवर्तन है। जैव विकास के सिद्धांत एवं इनके प्रमाणों की उपलब्धता के कारण सभी वैज्ञानिक इससे सहमत है कि जीवों का विकास कालांतर में हुआ है तथा यह सतत प्रक्रिया है जो आज भी क्रमिक रूप से चालू है। यह प्रमाण जो है निम्नलिखित है जो प्रमाणित करते हैं कि जीवों का विकास क्रमबद्ध रूप से हुआ है। पहला है वर्गीकरण से जैव विकास के प्रमाण। समान रचना एवं आकार वाले जीवों को एक वर्ग में रखा गया है, जैसे मछलियों को पीसीज वर्ग में, मेढक एम्फीबिया वर्ग में, जल एवं थल दोनों पर रहने वाले जीव को एम्फीबिया वर्ग में, रेंगने वाले जीव को रेप्टिलिया वर्ग में, उड़ने वाले पक्षियों को एविज वर्ग में, स्तनधारियों को मैमेलिया वर्ग में। परंतु इन सभी जीवों में मेरुदंड पाई जाती है। इन सभी जीवों को पृष्ठवंशी कार्डेटा कहा जाता है। इससे स्पष्ट है कि इन जीवों की उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है। दूसरा है तुलनात्मक शरीर की रचना, जैसे व्हेल, मछली, चमगादड़, कुत्ता व फिर मनुष्य स्तनधारी। समजात अंग वे अंग जिनकी आंतरिक संरचना समान होती है परंतु बाह्य जो संरचना एवं कार्य भिन्न भिन्न होती है, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे व्हेल के अग्रपाद तैरने में, चमगादड़ व पक्षी के अग्रपाद उड़ने में, कुत्ते के अग्रपाद चलने में, मनुष्य के अग्रपाद वस्तु को पकड़ने में। समवृत्ति जो होती है वे अंग जिनकी उत्पत्ति में आंतरिक संरचना भिन्न हो परंतु बाह्य संरचना व कार्य समान हो, जैसे कीट के पंख शरीर की भित्ति का, पक्षी के पंख अग्रपाद का रूपांतरण एवं चमगादड़ के पंख अग्रपाद की हड्डियों की झिल्ली से बनते हैं।
अवशेषी अंग, जो अंग किसी जीव के पूर्वजों में विकसित थे एवं कार्यशील थे, अभी नहीं है परंतु जैव विकास की प्रक्रिया के दौरान इसकी इनकी उपयोगिता धीरे धीरे कम होती गई तथा अब ये मात्र अवशेष के रूप में ही पाए जाते हैं। जैसे मानव शरीर के अवशेषी अंग अपेंडिक्स, कड़, पेशियाँ, आँख में निवेशक पटक, शरीर पर बाल, सीने पर नुकीले रत्नक, दांत, पुच्छ, कशेरुका, रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला एवं अंतिम हिस्सा, नवजात शिशु में कभी कभी बंदर एवं पशुओं की तरह पूंछ पाई जाती है, जिससे प्रमाण मिलता है कि हमारे पूर्वज जो थे वो बंदर थे। तुलनात्मक भ्रूणिकी से प्रमाण, सभी पृष्ठवंशी जैसे मछली, मेढक, सरीसृप, पक्षी एवं मैमल्स तक में अल्पायु भ्रूण प्रारंभिक अवस्था में भ्रूण लगभग एक समान होते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि इनके पूर्वज जो होते हैं एक समान रहे होंगे। इस हेतु हेकल का पुनरावर्तन सिद्धांत प्रसिद्ध है तथा प्रत्येक जीव अपने परिवर्धन काल में अपने पूर्वजों के इतिहास को दोहराता है। योजक कड़ियों से जैव विकास का प्रमाण, कुछ ऐसे जीव जिनमें दो अलग अलग वर्गों एवं जातियों के लक्षण पाए जाते हैं, ऐसे जीवों को योजक कड़ी कहते हैं। ये जीव दो वर्गों के विकास क्रम को एक दूसरे से जोड़ता है। कुछ योजक कड़ियों के उदाहरण, सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी को वायरस, एटीपी, निर्जीव का लक्षण का निर्माण नहीं, वृद्धि नहीं तथा मल्टीप्लिकेशन, सजीव का लक्षण बहुगुणन होता है। पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी यूग्लिना, ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का संग्रह, जंतु का लक्षण एवं हरित लौक का पाया जाना पादप जगत का लक्षण है। एनिलिडा एवं आर्थ्रोपोडा के बीच की योजक कड़ी पेरिपेट्स है, इनमें दोनों संघों के गुण पाए जाते हैं। डकबिल प्लेटिपस, एकिडना पक्षी तथा स्तनधारी के बीच अंडे देना तथा शरीर पर बाल व दुग्ध ग्रंथियां। फुसफुस मछली, पिसीज व एम्फीबिया के बीच योजक कड़ी। आर्कियोपेटेरिक्स, सरीसृप, रेप्टाइल्स एवं पक्षियों के बीच योजक कड़ी। इनमें सरीसृपों की तरह चोंच में दांत पाए जाते हैं तथा पक्षियों की तरह चोंच एवं पंख पाए जाते हैं। यह वर्तमान में नहीं पाया जाता है, इसके जीवाश्म मृत खोजे गए हैं। वायरस, यूग्लिना पेरिपेट्स, डकबिल प्लेटिपस, एकिडना, फुसफुस मछली, ये सभी जीवित जीवाश्म भी कहलाते हैं। जीवाश्मीय प्रमाण, डार्विन ने जीवाश्मों को जैव विकास का ठोस प्रमाण माना है। घोड़े के विकास क्रम, इसका आकार, आकृति, पंजों के प्रकार में निरंतर परिवर्तन से आज का घोड़ा बना है। प्राणी भौगोलिक वितरण का प्रमाण, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला कंगारू, ध्रुवी भालू एवं न्यूजीलैंड के पेंगुइन आदि महाद्वीपों को पृथक होने से विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। जैव रासायनिक प्रमाण, प्रत्येक जीव का जीव द्रव्य मुख्यतः प्रोटीन, जल, वसा, कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। सभी जीवों में समान कार्य के लिए एक जैसे एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे अमीबा में व मानव में लाइपेज का ही पाचन करता है। हार्मोन, सभी पृष्ठवंशियों के अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकले हार्मोन समान होते हैं। अगला है कार्यकी से जैव विकास के प्रमाण। सूक्ष्म जीव अमीबा से लेकर के मानव तक में पाचन, उत्सर्जन, श्वसन आदि क्रियाएं होती हैं। आनुवंशिकी से प्रमाण, समान जीवों में गुणसूत्रों की संख्या लगभग समान होती है। जैसे मानव में 46 व चिंपैंजी में 48 होता है। सजीवों के लक्षण, सभी सजीवों में विशिष्ट जैविक क्रियाएं पाई जाती हैं जिस आधार पर निर्जीवों को सजीवों से अलग कर सकते हैं। आकृति और माप, प्रत्येक जीव की एक विशिष्ट आकृति एवं माप होती है। गति, सभी जीवों में पाई जाती है। पेड़ पौधों में जैसे छुई मुई के पादप को स्पर्श करने पर पाई जाने वाली गति। प्रचलन, जंतु जगत में विशेष तौर पर पाई जाती है। प्रचलन के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं। कूटपाद, अमीबा में पक्षमाभिका, सीलिया, पैरामीशियम में कच्छा, फ्लैजिला, पद, फुट, मानव व अन्य मैमल्स में। कोशिकीय संरचना, प्रत्येक जीव का निर्माण एक या अनेक छोटी छोटी संरचनाएं एवं क्रियात्मक इकाइयों के द्वारा होता है। उपापचय, मेटाबॉलिज्म, प्रत्येक जीव की कोशिका में होने वाली रासायनिक क्रियाओं को उपापचय कहते हैं। यह उपचय एवं अपचय से मिलकर बनती है। उपचय, जीव द्रव्य का निर्माण होता है जिससे शरीर की वृद्धि एवं विकास होता है। इसमें एटीपी की आवश्यकता होती है। अपचयन, विघटनकारी क्रियाओं से जैव पदार्थों का नाश होता है। इसमें एटीपी का निर्माण होता है। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, जैसे श्वसन में एटीपी का बनना।
पोषण, जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने को पोषण कहते हैं। सभी जीवों को ऊर्जा भोजन के ऑक्सीकरण से मिलती है। पादप स्वयं पोषी एवं जंतु परपोषी होते हैं। वृद्धि एवं विकास, सभी जीव वृद्धि एवं विकास करते हैं। श्वसन, श्वसन के द्वारा ली गई ऑक्सीजन से भोजन का ऑक्सीकरण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा एटीपी का निर्माण होता है। यह क्रिया जो होती है सभी सजीवों में जीवन पर्यंत पाई जाती है। C6H12O6 प्लस 6O2 से विक्रिया करके 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा, ग्लूकोज प्लस O2 से विक्रिया करके CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा एटीपी। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। उत्सर्जन, उपापचयी क्रिया में ऊर्जा के साथ कुछ विषैले एवं हानिकारक पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। इन पदार्थों के शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, कांटा लगने पर पैर को अचानक हटाना, ठंडा से शरीर का कांपना आदि बाह्य उद्दीपनों के उदाहरण है। भूख लगना, प्यास लगना आदि आंतरिक उद्दीपन है। जनन, प्रत्येक जीव जनन द्वारा अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करते हैं। प्रत्येक जीव जंतु द्वारा अपनी जाति की निरंतरता व अस्तित्व को बनाए रखता है। अगला चैप्टर है जीवधारियों का वर्गीकरण। सर्वप्रथम अरस्तु ने जीव जगत को दो समूहों में बांटा था। पहला है वनस्पति समूह, दूसरा है जंतु समूह। लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे में सभी जीवधारियों को पादप व जंतु जगत में वर्गीकृत किया। लिनियस को आधुनिक आनुवंशिकी वर्गीकरण प्रणाली का पिता कहा जाता है, क्योंकि उनके द्वारा की गई वर्गीकरण प्रणाली के आधार पर ही आनुवंशिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी है। जीव विज्ञान के प्रमुख नियम एवं सिद्धांतों के प्रवर्तक है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज है और जीव द्रव्य का सिद्धांत हर्टविग है। द्विनाम पद्धति का सिद्धांत कैरोलस लिनियस है। आनुवंशिकता के नियम ग्रेगर मेंडल है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादक स्लाइडेन एवं स्वान है। डीएनए के द्विकुंडलन मॉडल का प्रतिपादक वाटसन एवं क्रिक है। उत्पादित लक्षणों की वंशानुगति का नियम लैमार्क है। प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन है। नेचुरल सिलेक्शन का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन है। बॉटनी वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस है। अंतःस्रावी विज्ञान के जनक एंडोक्राइनोलॉजी के जनक थॉमस एल्वा एडिसन है। जीवधारियों का पांच जगत वर्गीकरण पंच जगत अवधारणा 1969 ईस्वी में परंपरागत द्वि जगत वर्गीकरण प्रणाली का स्थान व्हिटकर द्वारा प्रस्तुत पांच जगत प्रणाली ने ले लिया। व्हिटकर ने सभी जीवों को निम्नलिखित पांच जगत किंगडम में वर्गीकृत किया। मोनेरा जगत, इस जगत में प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया शामिल है। इस जगत में तंतुमय जीवाणु पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा जगत, इस जगत में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव शामिल है। पादप एवं जंतु के बीच में स्थित यूग्लिना इसी जगत में शामिल है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम आदि। कवक जगत, इस जगत में वे परपोषित तथा यूकैरियोटिक जीवधारी पाए जाते हैं, जिनमें पोषण अवशोषण द्वारा होता है। इसमें परजीवी तथा मृत पदार्थों का भोजन के लिए जीव निर्भर शामिल है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, जैसे एल्बुगो, एगैरिकस आदि। पादप जगत, इस जगत में शैवाल एवं व बहुकोशिकीय हरे पौधे शामिल है। प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित है। शैवाल, मांस, पुष्पी तथा अपुष्पी बीजी पौधे इसी जगत के अंग होते हैं। इसमें दो प्रकार की जीवन पद्धति पाई जाती है। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित, प्रकाश के अभाव में इतर पोषित प्रोटोजोआ साधारणतः इसी जगत में पाए जाते हैं। जंतु, इसमें सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इसे मेटोजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग होते हैं। अगला है नोट, जाति स्पीशीज वर्गीकरण की सबसे छोटी तथा आधारभूत इकाई है। नोट, जाति स्पीशीज वर्गीकरण की सबसे छोटी तथा आधारभूत इकाई है। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति जीव, जंतु तथा वनस्पति के नामकरण की पद्धति है। 1753 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने इसका प्रतिपादन किया था। इसके अनुसार दिए गए नाम के दो अंग होते हैं, जो क्रमशः प्रथम भाग जीव के वंश जीनस तथा द्वितीय जाति स्पीशीज को द्योतक है, जैसे इलियम, सेपा, प्याज। इलियम वंश को और सेपा जाति को सूचित करता है। अंतर्राष्ट्रीय जंतु विज्ञान कांग्रेस वाशिंगटन में
करण पद्धति अंग्रेजी एवं भाषा फ्रेंच भाषा में प्रकाशित की गई है। लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप लीन है। इसका अर्थ है कि सर्वप्रथम लीनियस ने मानव जाति को होमो सैपियंस नाम से पुकारता। कुल जीवधारियों का वैज्ञानिक नाम: मनुष्य का होमो सैपियंस, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका, मक्खी का मस्का डोमेस्टिका, आम का मैंगीफेरा इंडिका, गेहूं का ट्रिटिका मेस्टिवम, सरसों का ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, मेढक का राना ट्रिग्रिना, कुत्ता का कैनिस फैमिलियर, गाय का बॉस इंडिकस, धान का राइजा सटाइवा, मटर का पाइसम सटाइवम, चना का कीकर एरिट्रिनम। कोशिका विज्ञान: कोशिका जीवों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरी रहती है तथा इसमें स्वतः जनन की क्षमता होती है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका की सर्वप्रथम खोज 1665 में कार्क में रॉबर्ट हुक ने की थी। सजीवों में कोशिका की खोज 1664 में लीवेनहॉक ने एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। सर्वप्रथम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार 1932 में नाल्वा रस्का ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में कोशिका में व केंद्रक व केंद्रिका का पता लगाया था। कोशिका सिद्धांत 1838 से 1839 में स्लाइडेनोसन ने प्रस्तुत किया था। सर्वप्रथम कोशिका विभाजन सिद्धांत रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में दिया था। रुडोल्फ विर्चो 1855 ने एक मत कोशिका की उत्पत्ति के लिए दिया था: ओमिनस सेलुला इसेल्युला। ओमिनस सेलुला इसेल्युला अर्थात नई कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाएं से ही बनती है। सजीव की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा होती है, जिसकी साइज लगभग 170 से 150 mm होती है। सजीव की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा जीवाणु व पीपीएलओ में होती है, जिसका आकार लगभग 0.1 माइक्रोमीटर होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका नर्वस सेल लगभग 1 मीटर का होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। एक कोशिकीय जीव अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया या जीवाणु तथा क्लैमिडोमोनास आदि है। फ्लेमिंग ने 1880 से 82 में क्रोमेटिन की खोज की थी तथा कोशिका का समसूत्री विभाजन मीटोसिस का सिद्धांत दिया था। वाटसन एवं क्रिक ने 1953 ईस्वी में डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया था। स्ट्रासबर्गर ने 1884 में पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने में केंद्रक की भूमिका के बारे में बताया था। वाल्डेयर ने 1888 में गुणसूत्र का नामकरण किया था। कैमिलो गोल्जी ने 1898 में गोल्जी काय की खोज की थी। रिचर्ड अल्टमैन ने 1890 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, जिसे उसने बायोप्लास्ट नाम दिया था। सी बेंडर ने 1898 में इसे माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था। वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। लाइसोसोम की खोज 1958 में डी ड्यूबे ने की थी। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म 1839 ईस्वी में जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा किया गया है। जीव द्रव्य एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारभासी लसा वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सभी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती है, इसीलिए इस जीव को द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जीव द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है: कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद रहता है। केंद्रक द्रव्य कोशिका में केंद्रक के अंदर पाया जाता है। जीव द्रव्य का 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बनता है: ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5%। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्रमशः 81:19 होता है। जीव द्रव्य में लगभग 80% जल की मात्रा पाई जाती है। विभिन्न कोशिकाएं एवं उनकी आकृति: लाल रक्त कोशिकाएं की आकृति उभयतल होती है। तंत्रिका कोशिका की आकृति लंबी, पतली एवं शाखान्वित होती है। जीवाणु कोशिका वक्रित छड़ के आकार की होती है। शैवाल कोशिका अंडाकार एवं कसाभ युक्त होती है। परागकण गोलाकार एवं कांटेदार होती है। विभिन्न कोशिकाएं एवं उनकी माप: माइक्रोप्लाज्मा की जीवाणु जो होती है सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। एक कोशिकीय जीव इनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है तथा सभी कार्य केवल एक ही कोशिका द्वारा संपादित किए जाते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया या जीवाणु तथा क्लैमिडोमोनास आदि। बहुकोशिकीय इनका शरीर कई कोशिकाओं से बना होता है तथा सभी कार्य कोशिकाओं के समूह के द्वारा संपादित किए जाते हैं, जैसे केचुआ, मेढक, मछली, पक्षी, मनुष्य आदि।
प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें केंद्रक अर्धविकसित और बिना केंद्रक झिल्ली के होता है। जीवाणु, विषाणु, माइक्रोप्लाज्मा व नील हरित शैवाल इत्यादि। इसमें कोशिकांग का अभाव होता है। यूकैरियोटिक कोशिका, इसमें केंद्रक के चारों ओर पूर्ण विकसित केंद्रक झिल्ली पाई जाती है जो सभी पौधों व जंतुओं में उपस्थित होती है। इनमें पूर्ण विकसित कोशिका भित्ति पाई जाती है जो पादपों में सेल्यूलोज की व जंतुओं में लाइपो प्रोटीन की बनी होती है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 1 से अधिक होती है। कोशिका भित्ति सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका झिल्ली के चारों ओर कठोर आवरण होता है। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली सेल मेम्ब्रेन जंतु तथा पादप दोनों में पाई जाती है तथा यह प्रोटीन की व लिपिड की बनी होती है। यह अर्धपारगम्य होती है तथा यह कुछ पदार्थों को गमन करने देती है, इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कोशिका के अंदर संपूर्ण जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। वैज्ञानिक हेक्सेल ने बताया कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। जोहानसन ने पूर्व किंजर ने 1839 में जीवित पदार्थ को जो प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य का नाम दिया था। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों मिलकर जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। कोशिका के मुख्य भाग, कोशिका भित्ति, जीवाणु व वनस्पति कोशिका झिल्ली के बाहर निर्जीव पारगम तथा दृढ़ आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेल्यूलोज से बनी होती है। यह कोशिका को निश्चित आकृति और आकार प्रदान करती है। जीवाणु कोशिका भी भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूकोपेप्टाइड या फिर म्यूरिन होता है। कोशिका झिल्ली या जीव द्रव्य झिल्ली की एक जैव झिल्ली है जो वातावरण से सभी कोशिकाओं के आंतरिक भाग की रक्षा करती है। कोशिका झिल्ली में एक लिपिड द्विस्तर होता है। प्रमुख भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को अंदर आने व बाहर निकलने में नियंत्रण करती है। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। नोट, कोशिका झिल्ली की उन्नत प्रकृति 1972 में सीगर व निकोलसन ने प्रतिपादित किया था, जिसे तरल क्रीमीर प्रतिकृति के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया। इसके अनुसार लिपिड के अर्धतरलीय प्रकृति के कारण फास्फोलिपिड द्विस्तर के भीतर प्रोटीन पारस्विक गति करता है। तारककाय की खोज बेंडेन व नामकरण टी बोबरी ने किया था। तारककाय केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में ही नहीं, केवल शैवाल व को छोड़कर पाया जाता है। तारककाय कोशिका विभाजन में सहायक है। कोशिका विभाजन के समय तर्कतंत्र स्पिंडल फाइबर का निर्माण करते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका की खोज पोर्टर ने किया था। इसे कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहते हैं। यह केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। जिन अंतःद्रव्य जालिका की बाहरी सतह पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं उन्हें खुरदरी या रुक्ष अंश अंतर्द्रव्य जालिका RER कहते हैं। जिन अंतर्द्रव्य जालिका की बाहरी सतह पर राइबोसोम्स का अभाव होता है उसे चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका SER कहते हैं। गाल्जिकाय को इसे कोशिका का यातायात प्रबंधन ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य लाइसोसोम का निर्माण, लिपिड का निर्माण, वसा व लिपिड का संचय, कोशिकीय पदार्थों का श्रावण व शुक्राणुओं में एक्रोसोम का निर्माण करना। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। इससे सभी कोशिकांगों की माँ भी कहा जाता है। यह RBC जीवाणु, नील हरित शैवाल व माइक्रोप्लाज्मा में नहीं पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में गाल्जिकाय को डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। यह लाइसोसोम व पैराक्सीसोम के निर्माण में सहायक होता है। गोल्जी ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का प्रमुख स्थल होता है। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। इसका मुख्य कार्य बाह्य कोशिका पदार्थों का पाचन, अंतः कोशिका पाचन, स्वनिष्ठीकरण, ऑटोलिसिस व कोशिका विभाजन है। कोशिका लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली व कोशिका का पाचन केंद्र भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने व नामकरण सीमेंडा ने किया था। इसमें ऊर्जा का निर्माण एवं संचय ATP के रूप में होता है। इसको श्वसन का केंद्र कहते हैं तथा यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। इसे कोशिका का शक्तिगृह, पावर हाउस ऑफ सेल का भी कहा जाता है। लवक प्लास्टिड की खोज हेकल ने की थी। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं तथा अधिकतर लवक में वर्णक होते हैं। लवक पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला गोल या अंडाकार रचना लवक होते हैं। इसके 3 भेद होते हैं: हरित लवक, अवर्णित लवक, वर्णित लवक। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट हरित लवक नामक हरे रंग के लवक में जीव जगत की सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण होती है। हरित लवक प्रदक कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। इसके अंदर की ओर एक तरल पारदर्शी पदार्थ होता है जिसे स्ट्रोमा कहा जाता है। इसमें DNA तथा राइबोसोम्स होते हैं। अवर्णित लवक ल्यूकोप्लास्ट, यह एक रंगहीन लवक है जो जड़ों और भूमिगत
तनों में पाया जाता है। ये स्टार्च के रूप में भोजन का संग्रह करते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट। वर्डिलर क्रोमोप्लास्ट ये पौधे के रंगीन भागों को पुष्पों की पंखुड़ियों तथा फलों की भित्तियों में पाए जाते हैं। ये पीले, लाल तथा नारंगी रंग के लवक होते हैं। उदाहरण टमाटर में लाइकोपेन, चुकंदर में विटामिन तथा गाजर में कैरोटीन आदि वर्णक के कार्य इनका रंग निर्धारित होता है। नोट: वनस्पति को पराबैंगनी कीड़ों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक है फाइकोसाइनिन। जीवाणु नील, हरी, शैवाल व कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं। पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल या पर्ण के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। मिर्च का रंग कैरोटीन के व चुकंदर का विटामिन के कारण, गाजर का रंग कैरोटीन के कारण होता है। पत्तियों का रंग पीला कैरोटीन व ज़ैंथोफिल के कारण होता है। पर्ण में मैग्नीशियम तत्व Mg2+ तत्व पाया जाता है। राइबोसोम्स की खोज पैलाडे ने की थी। यह प्रोटीन का निर्माण का कार्य करता है, इसीलिए इसे प्रकाश संश्लेषण का प्लेटफॉर्म या फिर प्रोटीन का कारखाना या कोशिका का इंजन कहते हैं। आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं, जिसमें आरएनए का लगभग 80% भाग होता है। यह सबसे छोटा कोशिका में होता है, जिसका निर्माण केंद्रिका न्यूक्लियस के द्वारा होता है। राइबोसोम्स 2 प्रकार का होता है: 70S और 80S। रिक्तिका या फिर रसधानी। रिक्तिका का बाहरी आवरण टोनोप्लास्ट कहलाता है। यह पादप कोशिका में बड़ी व जंतु कोशिका में छोटी होती है। जंतु कोशिका में यह जल संतुलन का कार्य करती है, जबकि पादप कोशिका में यह कठोरता प्रदान करती है। पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर: पादप इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु में इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसमें पादप में रिक्तिकाएँ जो होती है बड़ी होती है, जंतु में रिक्तिकाएँ छोटी होती है। पादप में लवक पाया जाता है, जंतु में लवक नहीं पाया जाता है। तारक काय पादप में अनुपस्थित होता है और इसमें तारक काय उपस्थित होता है। पादप का आकार आयताकार होता है, जंतु का आकार वृत्ताकार होता है। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। केंद्र के चारों ओर दोहरी परत की झिल्ली होती है, जिसे केंद्रक झिल्ली या फिर केंद्रक कला कहते हैं। केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल पदार्थ होता है, जिसे केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जीवाणु को नील, हरी, शैवाल में केंद्रक के स्थान पर क्रोमैटिन था पदार्थ न्यूक्लियर प्रोटीन कोशिका के मध्य में फैला रहता है। केंद्रक में 85% प्रोटीन तथा 10% आरएनए और 5% डीएनए होता है। केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियर प्रोटीन से बनता है, जिसे कैरियोलिम्फ भी कहते हैं। केंद्रक द्रव्य में केंद्रिका, क्रोमैटिन, धागे, आरएनए व राइबोसोम्स पाए जाते हैं। डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, जिनका कार्य आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित करना है। क्रोमैटिन धागे डीएनए व प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में जीन पाए जाते हैं तथा डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ व जीन को आनुवंशिक इकाई कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। केंद्रक कोशिका के अंदर की सभी उपापचयी तथा रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है, इसीलिए इसको कोशिका का निर्देशक व नियंत्रक भी कहते हैं। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम होता है। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक होता है। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग लवक प्लास्टिक होता है। आरएनए का संश्लेषण केंद्रिका न्यूक्लियस में होता है। डीएनए का आरएनए का संश्लेषण केंद्रिका न्यूक्लियस में होता है। डीएनए का आगे एक्सरे विवर्तन विधि द्वारा विस्तृत अध्ययन विलिकन्स व फ्रैंकलिन ने किया था। डीएनए का द्रव्यमान पिकोग्राम में मापा जाता है तथा डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में होती है। कोशिका की अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। गुणसूत्र क्रोमैटिन के वे धागे जो कोशिका विभाजन के समय संकुचित होकर छोटे छोटे धागों के रूप में पाए जाते हैं, गुणसूत्र कहलाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में जीन पाए जाते हैं, जो आनुवंशिक इकाई कहलाते हैं। गुणसूत्र डीएनए, आरएनए व हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी, जबकि नामकरण वाल्डेयर ने किया था। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 और 23 जोड़ी होती है। नर व मादा में 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र समान तथा 1 जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र। मादा में XX तथा नर में XY होता है। आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल, इसमें राइबो शर्करा पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजनी क्षारक थायमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए से आरएनए बनाने की विधि को ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। आरएनए से प्रोटीन बनने की विधि को ट्रांसलेशन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन कहते हैं। इसे सेंट्रल डोग्मा थ्योरी कहते हैं। आरएनए की अधिकांश मात्रा कोशिका द्रव्य में व थोड़ी मात्रा में केंद्रक में पाई जाती है। आरएनए का मुख्य कार्य अमीनो अम्लों से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। डीएनए आरएनए में अंतर। डीएनए यह मुख्यतः केंद्रक में मिलता है तथा कुछ मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित क्लोरोप्लास्ट में भी मिलता है। आरएनए यह मुख्यतः कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में मिलता है तथा कुछ मात्रा केंद्रिका
न्यूक्लियस केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं। डीएनए में डाईऑक्सी राइबो शर्करा पाई जाती है। आरएनए में राइबो शर्करा पाई जाती है। डीएनए में एडेनिन साइनिन ग्वानिन साइटोसिन नामक 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं अर्थात एटीजीसी। एटी में डबल बॉन्ड, जीसी में ट्रिपल बॉन्ड। और डीएनए मुख्यतः आनुवंशिक पदार्थ है तथा सभी सजीव कोशिकाओं की सूचनाओं को डीएनए अणुओं में समाहित करता है। आरएनए मुख्यतः कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में मिलता है तथा कुछ मात्रा केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म में पाई जाती है। आरएनए में राइबो शर्करा पाई जाती है। आरएनए में एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन यूरेसिल नामक 4 नाइट्रोजनी क्षार पाई जाती है। एयूजीसी, एयू में डबल बॉन्ड, जीसी में ट्रिपल बॉन्ड। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है। केवल कुछ पादप एवं जंतुओं वायरसों में ही ये आनुवंशिक पदार्थों के रूप में पाए जाते हैं। डीएनए में क्षारकों की मात्रा आवश्यक रूप से समान होती है। डीएनए अणु द्विरज्जुकी डबल स्टैंडर्ड व कुंडलित होते हैं। इसमें दोनों रज्जुक विपरीत दिशा में सर्पिलाकार कुंडलन प्रदर्शित करते हैं। आरएनए क्षारकों की मात्रा समान होती है। आरएनए अणु एक रज्जुकी सिंगल स्टोर डील होते हैं। यद्यपि कभी कभी ये स्वयं कुंडलित होकर हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ जाते हैं। किसी एक सेल से 2 कोशिकाओं का बनना ही कोशिका विभाजन कहलाता है अर्थात मात्र कोशिका। मदर सेल से पुत्री कोशिका डॉटर सेल के निर्माण की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन है। कोशिका बनने से लेकर के इसमें विभाजन द्वारा संतति कोशिका बनने तक होने वाली सारी प्रक्रियाओं को कोशिका चक्र, सेल साइकिल कहते हैं। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को सर्वप्रथम फ्लेमिंग ने 1882 में देखा था। 1920 में बेलर द्वारा इसका विस्तृत अध्ययन किया गया था। हार्वर्ड और पेर्फ ने कोशिका चक्र को 4 चरणों में विभक्त किया है। इंटरफेज, G1 अवस्था आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण। G2 अवस्था कोशिका विभाजन की तैयारी। S अवस्था डीएनए संश्लेषण। M अवस्था कोशिका का विभाजन। M अवस्था के प्रकार प्रोफेज, फेटोफेज, टेलोफेज, साइनोकाइनेसिस। इंटरफेज अवस्था में कोशिका उपापचयी क्रियाओं द्वारा विभाजन की तैयारी करती है। वहीं मीटोसिस फेज या फिर एम फेज में केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, जिसमें केंद्र का विभाजन कैरियोकाइनेसिस तथा कोशिका द्रव्य का विभाजन साइटोकाइनेसिस कहलाता है। कोशिका विभाजन से पहले डीएनए केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। कोशिका विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। असूत्री विभाजन एमाइटोसिस, समसूत्री विभाजन मीटोसिस, समसूत्री विभाजन मियोसिस। असूत्री विभाजन यह विभाजन कम विकसित कोशिकाओं जीवों में पाया जाता है, जैसे जीवाणु, नीलहरी शैवाल, अमीबा तथा प्रोटोजोआ है। इस विभाजन में पहले केंद्रक विभाजन होता है, फिर कोशिका द्रव्य। समसूत्री विभाजन यह विभाजन काई कोशिका सोमैटिक सेल में होता है। इसमें विभाजन द्वारा एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है तथा कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। समसूत्री विभाजन जंतु कोशिका में 1879 ईस्वी में वाल्टर फ्लेमिंग द्वारा देखा गया था तथा सन 1882 में मीटोसिस नाम दिया गया था। इस कोशिका विभाजन के 2 मुख्य भाग हैं। कोशिका के केंद्रक का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन। साइटोकाइनेसिस, केंद्र के विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है तथा परिणाम स्वरूप कोशिका द्रव्य को 2 भागों में बांट जाता है और अंत में कोशिका का पूर्ण विभाजन हो जाता है। केंद्रक का विभाजन कैरियोकाइनेसिस। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज केंद्रक कला एवं केंद्रिका का लुप्त होना, स्पैन्डिल फाइबर का निर्माण एवं क्रोमेटिन का दिखना है। इस अवस्था में दृष्टिगोचर होते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु पर जुड़ते हैं। मेटाफेज केंद्रक और केंद्रिका झिल्ली लुप्त होता है। क्रोमेटिन का मेटाफेज प्लेट पर सेंट्रोमियर से जुड़ना है। एनाफेज में गुणसूत्रों का सेंट्रोमियर 2 भागों में बढ़ जाता है। जब प्रत्येक और 2 गुणसूत्र एक सेंट्रोमियर मिल जाता है तो यह एक पूरा गुणसूत्र बन जाता है। टेलोफेज इस अवस्था में एक कोशिका अपने अधिकतम आकार में बढ़ती है, क्रोमेटिन को दुगना कर लेती है और अपने आप को विभाजित के लिए तैयार कर लेती है। इस अवस्था में ही सेल प्लेट का निर्माण होता है तथा कोशिका द्रव्य का विभाजन शुरू हो जाता है। महत्व, इस विभाजन का महत्व घाव को भरने, अंगों का पुनरुद्भव करने में, यह सभी जीवों में वृद्धि का आधार है। इस विभाजन द्वारा मात्र कोशिका से 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका में ही समान होती है। इस प्रकार के विभाजन में आनुवंशिक स्थायित्व तो बना रहता है। जाइगोट्स में ही इसी प्रकार का विभाजन होता है।
अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम बीजमैन द्वारा की गई थी, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम बीजमैन द्वारा की गई थी, लेकिन फार्मर तथा मोरे द्वारा 1902 में इसका नामकरण किया गया था। इसका विभाजन जनन कोशिका सेक्स सेल में ही होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए इसको न्यूनकारी कोशिका विभाजन भी कहते हैं तथा इस विभाजन में मात्र कोशिकाओं से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में पूरा होता है, मीटोसिस मायोसिस। मीटोसिस में प्रोफेज 1 मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज, प्रोफेज 2 मेटाफेज 2 एनाफेज 2 टेलोफेज 2। समसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। समसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिका से 2 नए कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस विभाजन में कम समय लगता है। और अर्धसूत्री विभाजन इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका से 4 नए कोशिका का निर्माण होता है। इस विभाजन में अधिक समय लगता है। और समसूत्री विभाजन इसकी प्रोफेज अवस्था छोटी होती है, अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था बड़ी होती है। समसूत्री विभाजन कायिक सोमेटिक्स कोशिका में होता है और यह अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों में के आनुवंशिक पदार्थों में आदान प्रदान नहीं होता है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। अगला चैप्टर है पोषण। पोषण की परिभाषा वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जंतु भोजन प्राप्त करते हैं तथा इसका विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। हमारे भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण और जल है या नहीं, इसका पता हमें पोषण से चलता है। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास। गौण पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं गंधक। सूक्ष्म पोषक तत्व लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। मानव शरीर की कैलोरी संबंधी आवश्यकताएं। कार्य की प्रगति। कठिन परिश्रम करने वाले पुरुषों को 3600 कैलोरी और वही स्त्रियों को 3000 कैलोरी। हल्का कार्य करने वाले पुरुष को 2000 कैलोरी, वही महिलाओं को 2100 कैलोरी। 8 घंटा काम करने वाले पुरुषों को 3000 कैलोरी और स्त्री को 2500 कैलोरी। पोषक पदार्थ। संतुलित भोजन को वह है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध हो तथा किसी भी पोषक की लंबे समय तक कमी या अनुपलब्धता से भोजन असंतुलित होता है। शरीर को ऊर्जा देने का कार्य कार्बोहाइड्रेट व वसा। लंबे समय तक जब भोजन में किसी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो तो उसे कुपोषण माल न्यूट्रिशन कहते हैं। शरीर को ऊर्जा देने का कार्य कार्बोहाइड्रेट एवं वसा होता है। शरीर निर्माण व मरम्मत का कार्य प्रोटीन का होता है। उपापचयी मेटाबॉलिक क्रियाओं को पूर्ण करने में सहायक विटामिन, खनिज, लवण व जल। विटामिन तथा खनिज लवण को संरचनात्मक खाद्य पदार्थ कहा जाता है क्योंकि ये शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक होता है। पोषण के लिए आवश्यक इन पदार्थों को निम्न भागों में बांटा गया है। एनर्जी प्रोड्यूसर, ऊर्जा उत्पाद। इनके ऑक्सीकरण से जैव क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है जैसे कार्बोहाइड्रेट व वसा। निर्माण पदार्थ। शरीर की रचना में मरम्मत के लिए आवश्यक पदार्थ जैसे प्रोटीन। उपापचयी नियंत्रण। मेटाबॉलिक रेगुलेटर। जैव एवं उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रण करने वाले जैसे विटामिन, जल एवं खनिज लवण। आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक लक्षणों को अगली पीढ़ी में ले जाने वाले पदार्थ जैसे डीएनए व आरएनए। आरएनए वायरस में होता है। भोजन के अवयव दीर्घ पोषक तत्व। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। खनिज लवण में कैल्शियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन। 6वां जल। 7वां न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए। सूक्ष्म पोषक तत्व। यह स्मरण रखने की बात है कि 12 वर्ष की उम्र वाले बालक का भोजन एक युग के बराबर होता है और 14 से 18 साल की लड़की के लिए 2800 से 3000 कैलोरी का आहार पोषण के लिए ठीक है। इसी अवस्था के बालक के पोषण के लिए 3000 से लेकर के 3400 कैलोरी का आहार मिलना चाहिए। भी प्रतिदिन के आहार भिन्न भिन्न तत्वों का अनुपात यह है कि प्रोटीन 100 ग्राम। जो पुरुष हल्का काम करता है उसको 3000 कैलोरी वाला आहार प्रतिदिन चाहिए। जो स्त्री पुरुष के बराबर काम करती है उसे
भी उतना ही कैलोरी का आहार चाहिए। जो पुरुष कठिन काम करते हैं उनको 4000 कैलोरी वाले आहार की आवश्यकता होती है। किसी भोजन में 100 ग्राम से जितनी ऊर्जा मिलती है या निकलती है उसे कैलोरी मान कहते हैं। मानसिक कार्य या श्रम करने वाले व्यक्ति जैसे वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर को 3000 से लेकर 3200 कैलोरी, मशीन चलाने वाले, टर्नर, मोटर ड्राइवर, वस्तु उद्योग के मजदूर को 3500 कैलोरी, आंशिक मशीनीकृत शारीरिक कार्य में लगे व्यक्ति जैसे यंत्र बनाने वाले, कृषि मजदूर, फिटर को 4000 कैलोरी, कठिन शारीरिक परिश्रम करने वाले जैसे कूली, गोदी मजदूर आदि को 4500 से 5000 कैलोरी, गर्भवती महिला को 2800 कैलोरी ऊर्जा आवश्यक होती है। दूध को एक संतुलित या पूरा आहार माना जाता है, लेकिन इसमें प्रोटीन, सी तथा आयरन नहीं पाया जाता है, जबकि अन्य सभी अवयव एवं तत्व पाए जाते हैं। केवल दूध का लगातार सेवन करते रहने से एनीमिया, रक्तहीनता, लोहा की कमी के कारण रोग हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। इनका अनुपात 1 संबंधी 2 संबंधी 1 होता है। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र CH2O यन होता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को तीव्र गति से ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत चावल में सर्वाधिक मात्रा में 80 से 85%, गेहूँ, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, गन्ना, दूध, अंगूर, फल व शलजम आदि। सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट चावल में 28 mg पर 100 ग्राम। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ग्लूकोज के रूप में टूटता है। शर्करा या ग्लूकोज को यकृत या लीवर में ग्लाइकोजन के में बदल देता है। हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय ग्लाइकोजन के रूप में किया जाता है। एटीपी तथा एडीपी में जैव रूपांतर मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। यकृत आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलकर इसका संग्रह कर लेता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। रक्त में ग्लूकोज शर्करा की कमी होने पर संग्रहित ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलकर रक्त में मुक्त कर देता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजिनोलिसिस कहते हैं। मोनोसैकेराइड C6H12O6 यह साधारणतः शर्करा होती है। यह जल में विलय होती है। यह फल व शहद से प्राप्त होता है। ट्राइग्लिसराइडिहाइड, टेट्रोज, इरेथ्रोज, पेंटोज, राइबोज, हेक्सोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। एग्जाम्पल के तौर पर ग्लूकोज ग्रेप्स शुगर और या फिर ब्लड शुगर, फ्रक्टोज फ्रूट या फिर हनी शुगर, गैलेक्टोज ब्रेन शुगर या मस्तिष्क शर्करा, मैनोज ग्लूकोज सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली शर्करा होती है। फ्रक्टोज प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठी तथा सैकरीन कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मीठी शर्करा होती है, जिसका उपयोग मधुमेह के रोगी करते हैं। गैलेक्टोज सबसे कम मीठी मोनोसैकेराइड शर्करा होती है। फ्रक्टोज फलों में से व गैलेक्टोज दूध से प्राप्त की जाती है, जबकि माल्टोज अनाज से प्राप्त की जाती है।